नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। इंदौर से इस वक्त की बड़ी खबर है। सिलेंडर में आग लगने से ब्लास्ट हो गया। गैस सिलेंडर में धमाकों से हड़कंप मच गया इलाके में। धमाके के बाद घर में भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुटी हुई है। घर में रखा पूरा सामान जलकर राख हो गया है। बेटमा थाना के काली बिल्लौद की यह घटना। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया। इंदौर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सिलेंडर में आग लगने से ब्लास्ट हो गया। धमाका हो गया है। गैस सिलेंडर के धमाकों से हड़कंप मच गया इलाके में। धमाके के बाद घर में भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग बुझा दी है। घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया है। बेटमा थाना के काली बिल्लौद की घटना। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया। इंदौर से इस वक्त की खबर। सिलेंडर में आग लगने से, गैस सिलेंडर में आग लगने से ब्लास्ट हो गया। ये देखिए धुएं का काला गुबार और आग की लपटें आपकी टीवी स्क्रीन पर। गैस सिलेंडर के धमाकों से हड़कंप मच गया इलाके में और धमाके के बाद भीषण आग घर में लग गई। आग लगने की सूचना मिलती है। फायर ब्रिगेड की टीम पहुंचती है। आग पर काबू पा लिया जाता है, लेकिन तब तक सामान, घर का सारा सामान जलकर राख हो गया था। बेटमा थाना के काली बिल्लौद की यह घटना है। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया। इंदौर से बड़ी खबर। सिलेंडर में आग लगने से ब्लास्ट हुआ है, धमाका हुआ है और गैस सिलेंडर के धमाकों से हड़कंप मच गया इलाके में और धमाके के बाद घर में भीषण आग भी लग गई। हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर पहुंचती है और आग पर काबू पाया जाता है, लेकिन तब तक घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया था। बेटमा थाना के काली बिल्लौद की घटना। तो जानकारी के लिए सीधे इंदौर का रुख कर लेते हैं। विकास सिंह चौहान हमारे साथ इस समय जुड़ गए हैं। विकास, क्या कुछ जानकारी है? आखिरकार इस गैस सिलेंडर में आग कैसे लगी और गनीमत ये रही कि कोई जनहानि वहां पर नहीं हो पाई। बिल्कुल सुमित, ये इंदौर के ग्रामीण इलाके में स्थित बेटमा के अंतर्गत आने वाला काली बिल्लौद का पूरा घटनाक्रम है। काली बिल्लौद में अचानक आज शाम के वक्त एक मकान में आग लगी। जानकारी है कि गैस के जो सिलेंडर हैं वो ब्लास्ट हुए थे और गैस सिलेंडर का जो ब्लास्ट है वो शॉर्ट सर्किट से बताया जा रहा है। हालांकि ये बेहद शुरुआती जानकारी है। ये गनीमत मानी जा सकती है कि जब ये आगजनी की घटना हुई, जब गैस सिलेंडर ब्लास्ट हुआ, उस वक्त मौके पर उस घर में कोई नहीं था। ये घर किसी शाहरुख के नाम पर बताया जा रहा है। इसके साथ ही इसी घर में एक मिथुन अपने परिवार के साथ किराए से रहता था। हालांकि जिस वक्त ये घटना हुई उस दौरान घर पर कोई मौजूद नहीं था। किसी एक आयोजन में शिरकत करने के लिए सभी लोग बाहर गए हुए थे, लिहाजा यही बड़ी वजह मानी जा रही है जिसकी वजह से कोई बड़ी घटना नहीं हुई। लेकिन जैसे ही गैस सिलेंडर ब्लास्ट हुए, लगभग 10-10 मिनट के अंतराल से दो भीषण ब्लास्ट हुए, जिनकी जोरदार आवाज के साथ साथ अचानक आग की लपटें जो है वो इलाके में देखी और सुनी गई। हालांकि उसके बाद अचानक दहशत का माहौल था। इलाके के जो लोग हैं बेहद घबराए हुए थे, लेकिन आग की लपटें देखकर उन्हें माजरा समझ आया। उन्होंने तत्काल फायर ब्रिगेड को सूचना दी। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग को तब तक काबू में पा लिया। लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक घर गृहस्थी का पूरा सामान जो है वो जलकर खाक हो गया और जो गनीमत ये रही कि उस वक्त मौके पर कोई मौजूद नहीं था। हालांकि बेटमा थाना पुलिस पूरे मामले में पड़ताल कर रही है। शुरुआती तौर पर जो कयास है वो यही लगाए जा रहे हैं कि आगजनी की घटना शॉर्ट सर्किट की वजह से हुई और उसी की वजह से ये गैस सिलेंडर का ब्लास्ट हुआ। बिल्कुल गनीमत रही और कि वह जब आग लगी विकास घर में तब कोई वहां पर मौजूद नहीं था। और किस तरीके से आग लगी ये आपने बताया कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। मैं जानना चाहूंगा कि आखिर कितना नुकसान हुआ है घर में, क्या इसके बारे में कोई जानकारी सामने आ पाई क्या?
बिल्कुल, जिनका ये घर था, जो लोग किराए से रहते थे, वो बेहद मध्यम वर्गीय, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के सभी सदस्य थे और जो गृहस्थी का जो सामान था वो लगभग पूरा जलकर खाक हो गया है। तो ये अगर देखा जाए तो जिस परिवार में ये आगजनी की घटना हुई है उनके लिए बहुत बड़ा नुकसान ये माना जा रहा है। उनका गृहस्थी का संपूर्ण सामान जो घर में मौजूद था वो पूरी तरीके से जलकर नष्ट हो गया। हालांकि आकलन अभी नहीं हुआ है कि कितना इसमें सामान जलकर खाक हुआ है। ये पुलिस विवेचना के बाद स्थिति स्पष्ट होगी, क्योंकि प्रकरण यदि दर्ज किया जाएगा तो उसमें आकलन के बाद ही रिपोर्ट दर्ज की जाएगी कि निश्चित तौर पर एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए एक बड़ा नुकसान है ही। विकास, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे ग्वालियर की, जहां पर जूता फैक्ट्री में भीषण आग लगी। फायर ब्रिगेड ने मोर्चा संभाला, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। आसमान में छाया रहा धुएं का काला गुबार। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई थी। हजीरा थाना क्षेत्र के इंडस्ट्रियल एरिया इलाके का यह पूरा मामला है। तो ग्वालियर के हजीरा थाना क्षेत्र के इंडस्ट्रियल एरिया में एक जूता फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। बताया जाता है कि शॉर्ट सर्किट से ये आग लगी है। गनीमत ये रही कि कोई जनहानि इस घटना में नहीं हुई और जो लोग फैक्ट्री में मौजूद थे उन्होंने किसी तरह फैक्ट्री से, बिल्डिंग से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई और आग लगने की सूचना फायर ब्रिगेड की टीम को दी जाती है। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां वहां पर पहुंचती हैं और आग पर काबू पा लिया जाता है। और ऐसे हालातों में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर भी घटनास्थल पर पहुंचे थे। उन्होंने भी जायजा लिया था कि हालात आखिर कैसे हैं, क्या कुछ हैं। और वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब लोग वहां पर फंसे हुए थे उस बिल्डिंग में, जब ये भीषण आग लगी थी। दो तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक तस्वीर में आप देख सकते हैं कि जब फायर ब्रिगेड ने मोर्चा संभाला, पानी की बौछार बिल्डिंग में की गई और दूसरी तस्वीर में आप देखिए कि लोग आपको वहां पर नजर आ रहे होंगे जो आग लगने के दौरान बिल्डिंग में फंस गए थे। धुएं का काला गुबार आग के लपटे बिल्डिंग से निकलते हुए आपको नजर आ रही होंगी। गनीमत ये रही है कि कोई जनहानि इस घटना में नहीं हुई। अब आपको कृषि शिक्षा में खेल दिखाते हैं। जी हां, प्रदेश में संचालित 36 निजी कृषि महाविद्यालय और विश्वविद्यालय की संबद्धता पर सवाल उठे हैं कि जब प्रदेश में कोई कृषि आयोग ही नहीं है तो इन निजी कृषि विश्वविद्यालयों को मान्यता कौन दे रहा है। प्रदेश में आधिकारिक तौर पर सिर्फ 2 कृषि विश्वविद्यालय हैं, एक जबलपुर और दूसरा ग्वालियर में। सिर्फ भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नए विश्वविद्यालय खोलने की अनुमति देता है। अब सवाल यह उठता है कि कैसे इतने कॉलेज प्रदेश में खुल गए। वहीं जब इस बारे में जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति पीके बिसेन से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि हमारे पास नए कृषि कॉलेजों को खोलने की मान्यता देने का अधिकार नहीं है। आपको बता दें, पिछले कुछ दिनों से एग्रीकल्चर के जो छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, मध्य प्रदेश में खुले फर्जी विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। विश्वविद्यालय के कृषि छात्रों ने आज आंदोलन किया है, लगातार आंदोलन कर रहे हैं। जो कृषि में जो फर्जी डिग्री, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटियां और परंपरागत जो यूनिवर्सिटियां जो फर्जी डिग्री दे रही हैं, उसके तहत हम लोगों ने आज से आंदोलन शुरू किया है। तक ये निजी विश्वविद्यालय अथवा निजी महाविद्यालयों को जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा मान्यता देने की बात है। इसमें कृषि, चाहे वो ग्वालियर का कृषि विश्वविद्यालय हो या जबलपुर का हमारा जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय है, दोनों ही विश्वविद्यालय इस बात के लिए अधिकृत नहीं है कि किसी को वो मान्यता प्रदान करें। तो सुना आपने, 36 निजी एग्रीकल्चर कॉलेजों पर अब सवाल उठ रहे हैं। सवाल यह है कि इन कॉलेजों को मान्यता किसने दी, माजरा है क्या, वो समझ लेते हैं। सीधे रुख करेंगे जबलपुर का प्रतीक अवस्थी जुड़ गए हमारे साथ लाइव। प्रतीक, जब ऐसी घटनाएं सामने आती हैं तब ये बात पुख्ता होती है कि जो शिक्षा है वो एक बहुत बड़ा बिजनेस बन गया है, कमाई का एक बहुत बड़ा जरिया बन गया है। और जो सवाल यही उठते हैं अब कि आखिर इन कॉलेजों को मान्यता दे कौन रहा है। जरूर इसके पीछे एक बड़ा खेल है। प्रतीक,
देखिए बिल्कुल सुमित, चूंकि कहीं ना कहीं जो कृषि के छात्र हैं वो लगातार आंदोलनरत भी हैं, लेकिन जब इस बात को न्यूज 18 की टीम ने जाना तो कहीं ना कहीं स्पष्ट हुआ कि जो नियम बायलॉज बने हुए हैं उसके मुताबिक मध्य प्रदेश में कोई कृषि आयोग नहीं है। ऐसे में इनकी संबद्धता पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर एफिलिएशन इन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस को आखिर कौन दे रहा है, क्योंकि नियम के तहत तो कहीं ना कहीं जो 2 कृषि विश्वविद्यालय हैं उनसे इनकी किसी का भी एफिलिएशन अब तक सामने नहीं आ पाया है। खुद कुलपति महोदय भी इस बात को कह रहे हैं कि हम ऐसी किसी मान्यता को ना तो दे सकते हैं और ना ही कोई कार्रवाई कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो 36 निजी कॉलेज या यूनिवर्सिटीज खुल गई हैं और जो कृषि कोर्स संचालित कर रहे हैं, आखिर ये किस बेस पे कर रहे हैं और अगर ये इनके पास कोई पुख्ता आधार भी है तो क्या ये कानूनन रूप से स्वीकार्य है या नहीं है। क्योंकि हमने देखा है कि प्री एग्रीकल्चर टेस्ट यानी पीएटी एग्जाम फेस करने के बाद ही कृषि विश्वविद्यालय, जो कि एक जबलपुर में है और एक ग्वालियर में राजमाता के नाम पे है, वहां पर एडमिशन यानी दाखिला मिल पाता है। ऐसे में आखिर ये जो निजी विश्वविद्यालय खुल गए, महाविद्यालय खुल गए, जहां आसानी से फीस भर करके एडमिशन मिल जाता है और जब उन्हें डिग्रियां मिल रही हैं, बाकायदा शासन अगर उन्हें अनुमति दे रहा है तो आखिर किस बेस पे दे रहा है, इसकी बेशक जांच होनी चाहिए। बहरहाल इस बीच एक मामला ये भी सामने आया था कि हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक पूरा मामला गया है, कोई बड़े आदेश भी हुए थे लेकिन उसका पालन बावजूद इसके मध्य प्रदेश में नहीं हो पा रहा है। तो जिम्मेदारों को कहीं ना कहीं इस बेहद गंभीर मसले पर ध्यान बिल्कुल देना चाहिए। न्यूज 18 ने इस मामले को आज उठाया है। सैकड़ों छात्रों का भविष्य जो है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल ठीक बात कही आपने कि छात्रों का भविष्य खतरे में। बहुत धन्यवाद प्रतीक आपका। आगे बढ़ते हैं। पीएफआई जो अपने आप को सामाजिक संगठन कहता है, लेकिन हाल ही में पड़े छापे और पकड़े गए मेंबर से सुरक्षा एजेंसियों की पूछताछ कुछ और ही कहानी बयां करती है। देखिए रिपोर्ट। मामले में कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। बीजेपी और संघ के नेता इनके निशाने पे थे और साथ ही कई हजारों की संख्या में स्लीपर सेल की भी जानकारी हाथ लगी है। तो जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ रही, वैसे वैसे कई बड़े खुलासे और चौंकाने वाले सबूत सामने आ रहे हैं। पीएफआई के कितने राज, कितने कनेक्शन, अब एक्शन। खुलासे पर खुलासे, अब हर राज हो रहा बेपर्दा, शिकंजा और टाइट। पीएफआई को लेकर खुलासे पर खुलासे हो रहे हैं। ये खुलासे चौंकाने वाले हैं। इंदौर और उज्जैन से पकड़े गए 4 आरोपियों से सुरक्षा एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं। सूत्रों के मुताबिक पीएफआई के निशाने पर बीजेपी और आरएसएस के कई नेता थे। एमपी में हजारों की संख्या में स्लीपर सेल सक्रिय हैं। इसके सदस्यों को हथियारों की ट्रेनिंग देने की तैयारी थी। साथ ही यह भी पता चला है कि पीएफआई सम्मेलन के नाम पर नए सदस्यों को ट्रेनिंग दिया करता था। पीएफआई ने एमपी को सॉफ्ट टारगेट बनाया हुआ था। पीएफआई सदस्य बनाने के लिए गरीब लोगों और आदिवासियों को टारगेट किया करता था। साथ ही इसके सदस्य कट्टरपंथी विचारधारा का प्रचार कर युवाओं को देश के खिलाफ बरगलाने का काम कर रहे थे। इनसे पूछताछ में जो खुलासे हुए वो चौंकाने वाले हैं। खुलासा नंबर 1, निशाने पर बीजेपी आरएसएस के कई नेता थे। खुलासा नंबर 2, हजारों स्लीपर सेल एमपी में सक्रिय। खुलासा नंबर 3, आतंकी संगठनों का सॉफ्ट टारगेट बना एमपी। खुलासा नंबर 4, पीएफआई के 6000 सक्रिय सदस्य। खुलासा नंबर 5, मालवा में 2500 सदस्य एक्टिव। खुलासा नंबर 6, मॉर्निंग वॉक ग्रुप बनाकर करते थे ब्रेन वॉश। खुलासा नंबर 7, हथियारों की ट्रेनिंग देने की थी तैयारी। वहीं मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि पीएफआई देश के खिलाफ काम कर रहा था। कई ताकतें भारत को इस्लामिक देश बनाना चाहती हैं। देश में आतंकवादी गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये सामने आ गया है कि पीएफआई जो है ये विदेशी फंडिंग हो रही थी और ये जो एक कुछ ताकतें भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का षड्यंत्र कर रही हैं, उसमें पीएफआई के लोग भी शामिल थे। पीएफआई के माध्यम से आतंकवादी गतिविधियां देश में चलाई जा रही थी और हमारे संघ के और भारतीय जनता पार्टी के अनेक नेता उनके निशाने पर थे और इसलिए एक बड़े षड्यंत्र का खुलासा हुआ है। विदेशी फंडिंग भी वहाँ पर हो रही थी और इसलिए ऐसी ताकतें, ये सब हम सबके सामने है कि कुछ ताकतें ऐसी हैं जो हमारे देश को फिर से गुलाम बनाना चाहती हैं और ये भारत की सरकार ने सख्त निर्णय जो लिया है हम उसका स्वागत करते हैं। एनआईए ने गुरुवार को 15 राज्यों में एक साथ छापा मारा। टेरर फंडिंग समेत संदिग्ध गतिविधियों को लेकर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के 106 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। मध्य प्रदेश के इंदौर और उज्जैन से पीएफआई के 4 लीडर्स पकड़े गए हैं।
इनसे पूछताछ में सुरक्षा एजेंसियों को बड़ी जानकारियां हाथ लगी हैं। मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। देश भर में पीएफआई पर की जा रही कार्रवाई पर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो नफरत फैलाता है, जो हिंसा फैलाता है और जो धार्मिक उन्माद फैलाते हैं, अब उन सब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जब पीएफआई पर कार्रवाई हो रही है तो आरएसएस पर भी क्यों नहीं हो रही? बड़ी बात कही है दिग्विजय सिंह ने। विश्व हिंदू परिषद पर क्यों नहीं हो रही? जब पत्रकारों ने पूर्व सीएम से पूछा कि क्या आरएसएस और पीएफआई समान है, जवाब में क्या कहा दिग्विजय सिंह ने, सुनिए। नफरत फैलाए, जो हिंसा फैलाए, धार्मिक उन्माद फैलाए, उन सब के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। इनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो संघ के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? विश्व हिंदू परिषद के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? उनके खिलाफ भी होना चाहिए। पीएफआई और संघ की तुलना समान? निश्चित तौर पे जो नफरत फैलाता है, धार्मिक उन्माद फैलाता है, वो एक थाली के चट्टे बट्टे हैं, एक दूसरे के पूरक है। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए सीधे राजधानी भोपाल का रुख करेंगे। जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ गए इस समय लाइव। जितेंद्र, जैसे जैसी जांच, जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे परत दर परत के राज भी खुलेंगे। अभी जो राज खुलासे हुए हैं उसमें कई बड़े चौंकाने वाले खुलासे हैं कि आरएसएस बीजेपी के नेता टारगेट पर थे और कई अभी स्लीपर सेल सक्रिय हैं एमपी में, और लगातार हम देख रहे हैं कि जो एमपी है, शांति का टापू मध्य प्रदेश हमारा, वो सॉफ्ट टारगेट आतंकवादी संगठनों के लिए बनता जा रहा है। जितेंद्र। बिल्कुल सुमित, आपने सही कहा कि जो मध्य प्रदेश शांति का टापू है वो कहीं ना कहीं अब आतंकवादियों के निशाने पर आ चुका है। वो उन्हें यहाँ पर अपना चारागाह बनाना चाहते हैं। यहाँ पर बड़ी संख्या में उन्होंने अपने स्लीपर सेल छोड़ रखे हैं। अगर बात करें तो हाल ही में पीएफआई के जो एजेंट है, चारों गिरफ्तार हुए हैं। उन्हीं से पूछताछ में ये खुलासा हुआ है कि मॉर्निंग वॉक करके एक ग्रुप बनाया गया था जिसमें ये युवाओं को कट्टरपंथी की शिक्षा देते थे, साथ ही एक ट्रेनिंग देते थे जिसमें हथियार चलाने के लिए उन्हें कैसे किस तरह का प्रयोग करना, इन सारी चीज़ों के लिए उकसाते थे। तो जाहिर सी बात है बड़ा खुलासा हुआ है और साथ ही बीजेपी और आरएसएस के बड़े नेता इनके निशाने पे थे। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी साजिश ये लोग रचने वाले थे, मगर उसके पहले ही जो इन पर दबिश दे दी गई। एनआईए की टीम ने इन्हें पकड़ लिया है। मगर कह सकते हैं अभी भी कई हजारों की संख्या में स्लीपर सेल है वो मध्य प्रदेश की धरती पर पनपे हुए हैं। उनका खात्मा करना भी बहुत जरूरी है। हालांकि अभी जो 7 दिन की रिमांड दी गई है उससे कहीं ना कहीं और खुलासे होंगे, और ज़्यादा खुलासे निकलकर सामने आएंगे कि और कितने स्लीपर सेल एक्टिव हैं जिन्हें पकड़ा जाना, नेस्तनाबूद करना बहुत जरूरी है। सुमित। और बिल्कुल निश्चित तौर पर अब इस मामले पर सियासत भी देखने को मिल रही है। जितेंद्र, हमको बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो देखिए, सियासत अब इस पर होने लगी है जिस तरीके से पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने आरएसएस और वीएचपी को निशाने पर लिया है। इस मसले पर भी अब बात करेंगे भोपाल के आईटीआई एमएमएस कांड की, जिसको लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों के साथ बैठक की और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। सीएम ने अफसरों से कहा है कि पुलिस प्रशासन ब्लैकमेलिंग की घटनाओं को गंभीरता से ले, कॉलेज छात्रावास परिसर में विशेष सतर्कता बरती जाए। आपको बता दें, डीजीपी, भोपाल सीपी और कलेक्टर के साथ तमाम अधिकारी इस बैठक में मौजूद थे। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आपातकाल बैठक बुलाई थी इस मसले को लेकर। काफी गंभीर सीएम शिवराज इस मसले को लेकर नजर आते हैं। उधर एमएमएस कांड में बड़ा खुलासा हुआ, पुलिस के हाथ अब तक एमएमएस नहीं लगा है। वहीं इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है। पुलिस की पकड़ से अभी 2 आरोपी दूर हैं। पकड़े गए आरोपी के मोबाइल में ब्लैकमेलिंग के पैसे ट्रांसफर किए गए थे। तो इसी के साथ ही बता इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।